नमस्कार, काश इंडिया के सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सबका दोस्त अंकुर शुक्ला हूँ। दोस्तों, कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है या यूँ कहें तो कोरोना हमारे आस-पास से गया नहीं था, कुछ दिनों के लिए शांत भर हो गया था। कोरोना के मामले तेज़ी से देश भर में बढ़ रहे हैं, इससे होने वाली मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में उपयोगी जानकारियाँ और इससे बचाव से संबंधित जानकारियाँ हासिल करें। दोस्तों, सबसे पहले चूँकि ये प्लेटफ़ॉर्म एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीजों के लिए है, तो आज का जो हमारा विषय है बातचीत का वो इसके इर्द-गिर्द ही घूमता है। हम इस कार्यक्रम में ये जानेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित जो लोग हैं, वो कोरोना काल में किस तरीके से रहें, क्या-क्या सावधानियाँ बरतें। इंजेक्शन को लेकर जो उनकी भ्रांतियाँ हैं, उसको भी काफ़ी हद तक इस कार्यक्रम में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपकी तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ सबसे पहले एक विशेष व्यक्ति हैं जिनका परिचय मैं सबसे पहले देना चाहूँगा। सफदरजंग अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर अरुण पांडे। एक ख़ास विशेषता भी है, ये न केवल डॉक्टर हैं, बल्कि इस देश के जाने-माने कवियों में से भी एक हैं। यानी कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रेयर मिलता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर भी हो, क्योंकि डॉक्टर होना अपने आप में एक अलग चीज़ है और एक कवि हृदय होना अलग चीज़ है। यानी कि कोमलता इनके हृदय में डॉक्टर होने के बावजूद भी है। दूसरे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो रंजीत कुमार जी हैं, दिल्ली के निवासी हैं और नौकरी नमस्कार। करते हैं, प्राइवेट प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं। तीसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अविनाश झा जी हैं, ये भी दिल्ली के ही निवासी हैं और व्यवसाय करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे एएस के जो फाइटर्स हैं, हम इनको फाइटर्स इसलिए कहते हैं कि एएस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो शारीरिक और अ, आंतरिक मन को तोड़ के रख देती है। तो इसलिए इनको हम फाइटर कहना चाहते हैं और कहते हैं। तो सबसे पहले हम रंजीत जी के पास जाना चाहेंगे। रंजीत जी, ये बताइए कि ये जो कोरोना है, कोरोना काल किसी भी एएस मरीज के लिए कितना मुश्किलों से भरा होता है? नमस्कार सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम में अपना सहयोगी बनाने के लिए, पैनल का एक मेंबर बनाने के लिए। कोरोना के बारे में नॉर्मल लोगों के लिए कहा जाता है कि दोहरी मार, एक तो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है और दूसरा कोरोना से लड़ना पड़ता है। बट हम एएस पेशेंट को मेरे हिसाब से 3 तरह से मार झेलना पड़ता है। फाइनेंशियली तो होता ही है, साथ में कोरोना से फाइट तो करना ही है और इम्यून सिस्टम जो हमारी बीमारी है इम्यूनिटी वाली जो एएस के बारे में, ये 3 तरह से हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है मैनेज करना। लेकिन मैं कास्ट इंडिया प्लेटफ़ॉर्म का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, चूँकि मैं बहुत अर्ली स्टेज में हूँ एज का और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि कैश इंडिया के थ्रू मुझे अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिली है, जिससे मैं अपने एज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। साथ-साथ अपने फैमिली और फैमिली को अपने रोग को भी मैनेज कर पा रहा हूँ। कोरोना की जहाँ तक बात है तो नॉर्मल मुझसे ज़्यादा जानकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जैसे नॉर्मल लोग अपना ख़्याल रखते हैं कोरोना से बच के, उसी तरह से हम लोगों को भी ख़्याल रखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही हम लोगों को केयर रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो रंजीत जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ऑफ़िस वर्कर हैं निजी क्षेत्र में, तो जी। किस तरह का ध्यान आप रखते हैं ऑफ़िस जाने-आने में? किस तरह की सावधानियाँ बरतते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो हमारा जो ऑफ़िस है मैं इवेंट मैनेजमेंट लाइन में से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने ऑफ़िस वालों का भी धन्यवाद क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। तो जी, हमारे हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने ख़ास ख़्याल रखा हुआ है अपने एम्प्लॉयी का कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लोगों को बुलाते हैं और क्योंकि हमारा काम वर्क फ्रॉम होम से ही चल सकता है ज़्यादातर क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट जैसे इवेंट है, तो इवेंट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हमें जाना पड़ता है, ना कि ऑफ़िस जाना पड़ता है। इवेंट के पहले जितनी भी तैयारियां करनी पड़ती है, चाहे वो प्री इवेंट वाला जाए, तो वो सिस्टम से ही करना पड़ता है या फिर वेंडरों के थ्रू हमें करना पड़ता है।
तो हम घर से ही ज्यादा मैनेज करते हैं। बट हफ्ते में उन्होंने ऐसा रख रखा है कि 2 दिन आपको जाना है ऑपरेशंस वालों को और सेल्स वालों को 3 दिन जाना है, तो ऐसा अपनी मर्जी पे है। उसमें भी गाइडलाइन उन्होंने कर रखा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जैसे बुखार अगर आ रहा है और अगर आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग को डेली एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है ऑनलाइन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। उसको करने के बाद ही जाना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नहीं आ सकते हैं ऑफिस, फिर ऑफिस में भी चेकअप होता है। तो इन ऑल इन ऑल ये करना चाहूंगा कि इसमें ऑफिस वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉय का, और हम तो करते ही करते हैं अपना। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है आपने बताई है कि कम से कम जो कार्य क्षेत्र है, कार्यस्थल है, उस पे भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। जी चलते हैं अब अविनाश झा जी के पास। अविनाश झा जी, आप जैसा कि मुझे मालूम है आप व्यवसाय करते हैं, आपका एक वाइड रेंज पे काम जुड़ा हुआ है। तो आप इस कोरोना काल में सबसे पहले ये बताइए कि आपकी किस तरह की आपके सामने चुनौतियाँ होती है और किस तरीके से मैनेज करते हैं आप उसको? हाँ, नमस्कार सर, धन्यवाद आपने मुझे इस खास इंडिया ग्रुप में जोड़ा। हाँ सर, हम जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो मोस्टली मेरे को हम लोगों को दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, प्लस सेफ्टी साइड में रखना पड़ता है, प्लस हमारे को वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है ज़्यादा मेन। जी, तो मतलब जो कोरोना से बचने के उपाय हैं, जैसे प्राय ये कहा जाता है कि आप मास्क लगा के जाएं, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। क्या ये सब चीजें आप इसका ख्याल रखते हैं? बिल्कुल सर, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और प्लस अपने साथियों को भी इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि जो नहीं करते उनको भी हम यही कहते हैं कि प्लीज आप उनको कीजिए, क्योंकि आप अपने साथ कई लोगों की सेफ्टी लेके चलते हैं साथ। जी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने जो हमारे मुख्य गेस्ट हैं, मुख्य पैनलिस्ट हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर अरुण पांडे, सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इनसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कोरोना बहुत लगातार बहुत आभार अंकुर जी। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो खास करके इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए जो मतलब रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं है, जानकारी का अभाव है। उसके अलावा कई जानकारियां होते हुए भी एक आशंकाओं की चीजें जो है, आशंकाएं एक व्याप्त है अपने मतलब सामाजिक स्तर पे। इंजेक्शन आने के बाद इंजेक्शन को लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इंजेक्शन के रिएक्शंस को लेके लोगों में एक डर का माहौल बना रहता है। तो ये तो विषय एक अलग है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, या फिर जो इस तरह के बीमारी का सामना कर रहे हैं लोग, वो कोरोना जैसे इस महामारी के समय में किस तरीके से ध्यान रखें, क्या करें, वो कौन सी सावधानियां वो अपना सकते हैं जिससे बचे रह सकते हैं इस संक्रमण से? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार अंकुर शुक्ला जी। बहुत जाने माने पत्रकार हैं आप, और आप एक इतना अच्छा मुहिम लेके चल रहे हैं, काश इंडिया। तो ये मुझे बताने में कहीं से भी गुरेज नहीं है कि एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की चर्चाएं बहुत कम जगह होती हैं। पूरे देश में बहुत कम जगह है जहाँ चर्चाएं होती हैं। ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ भी कह रहा हूँ। बाकी बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी डिसेबिलिटी के बारे में बात होती है तो कहीं ना कहीं एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अछूता रह जाता है। और ये भी अचरज की बात है कि ये वो बीमारी है जो जवानी में लगती है और आपको क्रिपल कर देती है। यानी कि जिस समय आपकी प्रोडक्टिविटी की लाइफ है, जिस समय आप अपनी फैमिली को, अपने को आप स्ट्रांग करते हो, करियर में आप ग्रोथ करने के जाते हो, उस समय ये डिजीज आप पे अटैक करती है। जी, तो आपके इस माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूंगा, जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं ये चाहता हूं कि एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात हो और उनसे जुड़े जितने लोग हैं एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी स्कीम या ऐसी मुहिम आए जिसपे उनको उनकी जीवन जो चलती है, जिस तरह से रंजीत जी ने शुरुआत में ही बताया कि हम लोग कई चीजों से लड़ते हैं, बीमारी से लड़ते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ते हैं, फिर फैमिली की जो समस्याएं होती हैं, उत्पन्न होती है ड्यू टू द डिजीज, उसके साथ भी आप जूझते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ना केवल एक बीमारी है बल्कि 3 तरफा बीमारी आपको घेरती है।
और इस बात सर से मैं इत्तेफाक दिला। सर एक चीज अब मैं मैं बात करता हूँ जी। बीच में एक चीज रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि ये बीमारी, इस बीमारी की उस प्रभाव के बारे में आपने अभी चर्चा की, तो एक प्रश्न आया मेरे अचानक दिमाग में। सर क्या ये बीमारी जी युवाओं के लिए एक मेडिकल डिजास्टर नहीं है? युवाओं के लिए एक बार दोबारा अपना रिपीट कर दें। ये युवाओं के लिए क्या ये बीमारी मेडिकल डिजास्टर नहीं है सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सोचिए कि इसीलिए मैंने कहा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहीं न कहीं अछूता रह जाता है, क्योंकि आप ये देखिए कि सबसे पहले आप 2-3 चीज़ें मैं इस पे, आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं इस बारे में, फिर भी मैं उसको एज़ अ चिकित्सक उस पे थोड़ा-सा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ये शुरुआत कब होती है। तो आप, जब मैंने फिर बोला, जिस समय आप करियर बनाने के लिए होते हो, यानी कि आप जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे होते हो या फिर अपनी 12th पास किए रहते हो, अर्ली जैसे ही एडल्ट आप बनते हो, उस समय ये डिजीज की पहली जो सिम्टम्स आता है वो लेके आता है। जी पेशेंट लेके आता है कि कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। उस समय ये भी उस मरीज को, उस बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि क्या मैं ऐसी एक भयंकर बीमारी के चपेट में आ गया हूँ या आने वाला हूँ, जो अगर ध्यान न दिया जाए, मेरे पास ऐसे भी मरीज हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं जो क्रिपल यानी कि रेंग से चलते हैं, चले जी हैं, उनका कूल्हा फ्यूज हुआ है, उनका घुटना फ्यूज हुआ है, उनका एंकल फ्यूज हुआ है, उम्र कितनी, 19 साल 20 साल। जी तो ये अगर हम इस पे चर्चा न करें, और मैं इसीलिए आपको साधुवाद देता हूँ अंकुर जी, आप एक ऐसी मुहिम लेके चल रहे हैं जिसपे हम अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, कि जी अगर हम जितना जल्दी इसको जानेंगे उतना जल्दी इसका बचाव कर लेंगे, उतनी जल्दी रिहेबिलिटेट कर लेंगे, इसीलिए अपने ज्वाइंट को हम बचा लेंगे। और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा भी आई जाता है, ये सभी जोड़ों को खराब करता है। जी सभी जोड़ों मतलब आप देख लेंगे, सबसे पहले स्पाइन, उसके जी बाद बिल्कुल। कूल्हा, घुटना, एंकल सब लेके जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं मेडिकल डिजास्टर फॉर द यंग पेशेंट, ऑफ कोर्स है, ये मेडिकल डिजास्टर फॉर द यंग है। और यंग मेल हमारे देश में प्रमुखता से जो नौकरी और जो करियर की बात करती है, जो फैमिली को आगे बढ़ाता है, वो मेल ही होता है। मेल डोमिनेंट फैमिली है हमारी। तो जी उस फैमिली में सोचिए, एक प्रोडक्टिव बच्चे को अगर ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो उससे तो एक क्राइसिस है ही है, तो इसको मेडिकल क्राइसिस कहा जा सकता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे बात करूं, और मैं आऊंगा आपके क्वेश्चन की कोविड में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले मरीजों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, और क्या आपका जो क्वेश्चन शुरुआत किए थे कि क्या वो वैक्सीनेशन पे जाएं ना जाएं, इस पे भी कुछ बहुत सारे डाउट आपने कहा था मुझे कि क्वेश्चन है लोगों के, मैं इस पे भी जरूर प्रकाश डालूंगा। तो मैं एक बात करना चाहता था कि जो बायोलॉजिक्स होता है, जो भी आप लोग जो भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके बायोलॉजिक्स लेने लगते हैं। तो बायोलॉजिस्ट एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन आरएनए, और नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनता है। ये फार्मास्यूटिकल से टोटली डिफरेंट इसलिए है कि फार्मास्यूटिकल में केमिकल सिंथेटिक्स होती है और इसमें नेचुरल चीजें होती हैं, इसमें मैमल्स बहुत चीजें सेल्स और टिश्यू के साथ बनता है ये बायोलॉजिक्स। जी जी जी। अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, हाँ, क्योंकि आप लोग ये बहुत जरूरी है। डीएमआरडी पे डीएमआर ये जानना एड्स के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है कि कोरोना के टाइम में वो किस तरीके से सावधानी बरतें कि वो इस संक्रमण की चपेट में ना आए। जी जी बताइए। ना है। जी हाँ, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है, ना केवल बुजुर्ग के लिए, ना केवल, क्योंकि इस समय जो कोरोना का जो दूसरी लहर आई है वो किसी भी एज के लिए इम्यून नहीं है। यानी कि जो पहली लहर है, आप तो पत्रकार है, जान रहे होंगे कि जब पहली लहर थी तो हमारे देश में कोई भी बच्चा इन्फेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो जी हर बिल्कुल। एज के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज आपको, एक ही रामबाण है, वो है मास्क। अगर आप मास्क सही ढंग से यूज करते हैं, आप जी लोग देखे होंगे, आप तो फील्ड में काम करते हैं, जी कि मास्क भी जब लोग पहनते हैं तो कुछ लोग का मास्क यहाँ तक रहता है, कुछ जी लोग का मास्क यहाँ तक रहता है, कुछ लोग का मास्क यहाँ तक रहता है, कुछ लोग का मास्क यहाँ से लटक रहा हो। तो जी जो जी पहला टूल्स है और सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, वो है मास्क। जी मास्क फैशन की चीज नहीं है, मास्क लगाने की चीज है, और आपको प्रॉपरली मास्क लगना होना चाहिए आपके मुंह और नाक, इससे आपको इसको ढक के रखना है। और तीसरी जो सबसे पोर्टल ऑफ एंट्री जो वायरस है, वो है आंख। जी तो अगर नाक मुंह को मास्क से बचा लिया, और हमारे हम इंडियंस की एक आदत होती है कि हम प्राय नाक और मुंह को हाथों से छूते हैं, तो मास्क अगर आप लगा लिए हैं तो जाहिर सी बात है वो इन्फेक्शन आपके हाथों के थ्रू ही, नॉस्ट्रिल या माउथ के थ्रू आपको इंटर करता है और आपको इन्फेक्ट करता है। अब एक जी बचती है आंख। हम आंख को बहुत ज्यादा टच नहीं करते, लेकिन मुंह और नाक हम लोग जरूर पोंछने की कोशिश करते हैं, इसलिए मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है। लगभग लगभग 50% तो वहीं पे आप कर्टेल कर ले जाते हो इन्फेक्शन से।
अब दूसरी चीज मैं इसी को मैं बोलता हूँ, कई कई जगह पे ये बोला हूँ कि SMS विथ V इज द की फॉर द कोरोना वायरस फाइट। SMS प्लस V। SMS मतलब S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको मैं अब कहने लगा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंस। M मीन्स मास्क लगाना है। S मीन्स सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज इन द, आप उसको सैनिटाइजर्स की यूज कर सकते हो, सबसे सस्ता साधन ये है कि आप साबुन से हाथ धोइए। और विथ V यानी कि अगर आपका शेड्यूल है वैक्सीनेशन में तो आप वैक्सीनेशन कराइए। फिर आप पत्रकार ये बोल सकते हैं कि साहब वैक्सीनेशन में तो डबल वैक्सीनेशन, दोनों डोज लगने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उसका कारण अंकुल जी ये है कि इन्फेक्शन, कोई भी दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो 100% इफिकेसी का रेट को क्लेम करती हो। हमारा कोवैक्सीन है, बेस्ट वैक्सीन है, और इसमें 80% इफिकेसी है। इसका फायदा मैंने क्यों कहा कि एसएमएस वी के साथ हम लोग लड़ सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि जो जिनको भी डबल डोज लग चुका है, दोनों डोज वैक्सीनेशन का लग चुका है, उनकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो, यानी कि हॉस्पिटल, अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना भी पड़े तो हॉस्पिटल का स्टे हो जाएगा कम, आपको वेंटिलेटर पे लैंड अप नहीं होंगे। ये काम कर रही है वैक्सीन। अच्छा, यानी कि अगर आप वैक्सीन यानी कि एसएमएस फॉलो कर, यानी कि अगर सरल शब्दों में इसको समझा जाए तो वैक्सीन 100% सुरक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन जो बीमारी की भयावहता है, जो जो जी हाँ, बीमारी का जो लक्षण है सीवियर स्तर पे जो पहुंच सकता है, उसको कम करने में सक्षम है। इसलिए हम वैक्सीन जी लगवाएं। हाँ, जी इसलिए वैक्सीन लगाइए। आपके उम्र 45 साल के ऊपर है, आप जरूर जाइए वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीन, इस मैंने यही कहा कि हॉस्पिटल 2-3 चीजें आपको वैक्सीन कर देगी, आपको मौत के मुंह में, क्योंकि पहली बार आप देखिए यंग पेशेंट, आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे, आप तो पत्रकार हैं, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आपको, आपके पास मुझसे ज्यादा डाटा है, जी आप वास्तविक स्थिति आप देखते हैं। कितने यंग पेशेंट ऐसे थे पिछली बार जो एक्सपायर हो गए थे। इस बिल्कुल बार कम से कम कोविड के वैक्सीनेशन के साथ सीवियरिटी की रेट हम लोग कम कर पा रहे हैं। जी तो ये फायदा है वैक्सीनेशन का। तो जो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के भी पेशेंट अगर 45 के एज के ऊपर हैं, वो बायोलॉजिक्स ले रहे हैं। कोई ऐसी डाटा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं जी जो बायोलॉजिक्स ले रहा है उसको वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रांति के आप जाएं, आपका नंबर आता है, आप बायोलॉजिक्स लेते हैं, डीएमआरडी पे हैं, आप दवाइयां लेते हैं, ये सब कुछ लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें कहीं भी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर विशेष तौर पे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स की बात करें तो उनके लिए वैक्सीन्स जो है वो कितना ज़रूरी है? उनको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? और अगर लगवाना चाहिए तो लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर इस पर भी ज़रा प्रकाश डालें। जी, देखिए जो भी बायोलॉजिक्स लगता है इंट्रावेनस लगता है, जी। और ये भी नहीं है कि आज लगा है तो कल लगेगा या हुँ, दूसरे तीसरे दिन लग जाएगा, उसका भी एक ड्यूरेशन होती है। जी, वैक्सीनेशन की भी उसी तरह से ड्यूरेशन है। आपको आज लगवाने के बाद 4 से 6 हफ्ते में दूसरा डोज लेना है। आप जी, दवा अगर बायोलॉजिक्स के अलावा, मैंने फिर बोला डीएमआरडी पे, और ये बायोलॉजिक्स और डीएमआरडी न केवल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में बल्कि बहुत सारे ऐसे मरीजों में, सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्किन कंडीशन है जिसमें हम लोग डीएमआरडी और बायोलॉजिक्स का उपयोग करते हैं, तो उनको भी हम इंजेक्शन लग रहा है, उनको भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल से मेरे मेडिकल एक्ट में ये बात है कि अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं, डीएमआरडी ले रहे हैं और बायोलॉजिक्स भी ले रहे हैं, तो कोई इसमें कोई बात नहीं है। जब भी आप वहाँ पे, आपका उम्र 45 साल के ऊपर है, अभी तो मैं 45 साल के ऊपर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप अंकुर जी ये देखेंगे कि जो एज की जो लिमिट है वो घटा दी जाएगी। हो जी, सकता है कि सबके लिए वैक्सीन 18 ईयर के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का हो सकता है कि शेड्यूल आ जाए। तो हुँ, मेरी अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपका नंबर आता है, आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, आप डीएमआरडी पे हैं, आप बायोलॉजिक्स लगवा रहे हैं, फिर भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए, अपने बारी आने पे अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। यानी बायोलॉजिक्स जो पेशेंट ले चुके हैं उनके लिए भी वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। जी जी, हाँ, क्योंकि वहाँ वैक्सीन जैसे ही आप लगवाने पहुंचेंगे तो आपसे पूरी मेडिकल हिस्ट्री मांगी जाएगी। वहाँ जी, पे एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी एलर्जी की हिस्ट्री, क्या बायोलॉजिक्स से कभी एलर्जी हुई है, क्या कोई स्किन रैशेस आया है, ये सब कुछ आपको डाटा बताया जाएगा, आप बताएंगे, उस अकॉर्डिंगली उस समय उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसी सिचुएशन आपकी होगी आपको वैक्सीन दे दी। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत ही जानने की इच्छा होती है जो एज के पेशेंट हैं कि चलिए वैक्सीन लेने के काबिल हैं वो ले सकते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम्म ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है
कि जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो इस तरह के रोग से पीड़ित नहीं है और एएस पेशेंट है, तो ये वैक्सीन का रिएक्शन एएस पेशेंट पर होने के चांसेस कितने हैं, किस तरह के हैं? देखिए, जो भी आपने वैक्सीन के रिएक्शन की बात की, जी, तो मैं अगर बात करूं ब्राजील की, मैं एग्जांपल देके बताने की कोशिश करता हूं कि ब्राजील में जो इंजेक्शन लगे वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के साथ साथ ब्लड में क्लॉटिंग की वजह से जो भी रिएक्शन हुए, ब्लड में क्लॉटिंग करा रहा था, जहां वहां पे जो भी वैक्सीन लग रही थी। तो ब्लड में क्लॉटिंग की बात कही गई, वो भी साइंटिफिक रूप से बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं हो पाई, क्योंकि अगर ये होती बात, अगर वर्ल्ड वाइड ये सब चीजें होती तो शायद इंडिया में भी वैक्सीनेशन बंद हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, साइंटिफिक प्रूवन नहीं हो पाया। कुछ लोगों में ये देखा गया कि ब्लड में क्लॉटिंग कराता है, हार्ट में जाता है वो, और फिर वो ब्लॉकेज कराता है ड्यू टू कार्डियो पल्मोनरी, उसके कारण आपका शॉक के कारण आप पेशेंट की मौत हो गई। तो ये सब में मौत ये आई कि कहीं ना कहीं दूसरे कंडीशन की वजह से हुई, न कि कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या फिर कोई कोवैक्सीन या किसी वैक्सीनेशन की रिएक्शन के कारण। तो जी, इसमें भी मैं वही कह रहा हूँ कि एएस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जो जी, बहुत सारे डिजीज से लड़ते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है, डायबिटिक वाले पेशेंट है, ये सब भी उसी कोमॉर्बिड कंडीशन में आते हैं और फिर भी इनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एएस के पेशेंट को भी ऐसा कोई डर होना चाहिए, भ्रांति होनी चाहिए। और मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि आपकी मेडिकल कंडीशन देख के ही आपको उस समय उस दिन आपकी जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी। डॉक्टर पांडे, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो एड्स के पेशेंट हैं, जो बायोलॉजिक्स पर हैं, उसमें ट्यूबरक्लोसिस जी। जैसे इन्फेक्शंस की बड़ी चांसेस होती है और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो भी जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो कोई ऐसा मरीज जो हम्म। बायोलॉजिक्स मतलब जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से भी पीड़ित हो और साथ में ट्यूबरक्लोसिस भी हो, तो इन पेशेंट्स को क्या बायोलॉजिक्स हम्म। लेना चाहिए? सॉरी, इनको क्या वैक्सीन लेना चाहिए कोरोना का? देखिए अंकुर जी, मैंने फिर कहा कि बायोलॉजिक्स, जहां तक मुझे पता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बायोलॉजिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि जो जी, भी पेशेंट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आता है तो उसको तुरंत बायोलॉजिक्स में नहीं डाल देते। पहले कुछ मेडिकेशन देते हैं, कुछ मेडिसिन रखते हैं, डीएमआरडी देते हैं, उसके बाद जब लगती है कि कंडीशन इससे सुधर नहीं रही है या फिर हम उस डिजीज को कर्टेल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जब और ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती है इस डिजीज की, तब जाके हम लोग बायोलॉजिक्स पे शिफ्ट करते हैं। तो यानी कि वो कंडीशन आते आते जब बायोलॉजिक्स रेगुलरली किसी को लेना पड़ रहा है, तो जी, ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है। ओके, और आप ये देखे होंगे कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ जाती है तभी आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन होता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी एक टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और जी, जैसे जितने भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर ये महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब भी आप बायोलॉजिक्स लेते हो तो जी, ये सोच के नहीं लेते हो कि मैं अभी भला चंगा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, चलो जी बायोलॉजिक्स ले लेता हूँ। नहीं, जब कंडीशन ऐसी सीवियरिटी हो जाती है कि नहीं जी हमारे किसी भी दवा से कुछ काम नहीं बन पा रहा, तब आप बायोलॉजिक्स लेते हैं। उस हुँ, समय आपकी इम्यून सिस्टम, आपका जो नेचुरल प्रोटेक्टिव चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होती है। और जो बैक्टीरिया का सबसे कॉमन इन्फेक्शन हमारे इंडिया में है वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो वो हुँ, उस समय पेशेंट को होता है। जी, तो उस समय भी अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस के साथ बायोलॉजिक्स ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप अगर वैक्सीनेशन का आपका शेड्यूलिंग आई है, आपकी उम्र 45 साल के ऊपर है, तो उस समय भी आप जब जाएंगे तो आपकी मेडिकल उस समय जो भी जांचें होंगी उसको देखकर आपको वैक्सीनेशन की बताया जाएगा कि नहीं जी आपको वैक्सीनेशन लेनी है या नहीं लेनी है। और लेनी भी है, अगर नहीं भी लेनी है तो फला डेट को आपको 1 महीने बाद और वेट करने के बाद आप ले सकते हैं। तो ये जी, जरूर आपको इंस्ट्रक्शन वहां दे दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर जी। वैक्सीनेशन सेंटर। सर, एक बुनियादी सवाल और जो है मन में आ रहा है, जैसा कि बायोलॉजिक्स जी। लगवाने के बाद इम्यून सप्रेस होता है, ये उसकी फंक्शन है, और हम जो हम्म। वैक्सीन लगाते हैं वो एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए, इम्यून को बढ़ाने के लिए। तो सपोज़ अगर किसी मरीज़ ने बायोलॉजिक्स ले रखी है और उसको कोविड का वैक्सीन भी लगवाना है, तो ये क्या अपने आप में ये मतलब उल्टा-पुल्टा नहीं हो जाएगा कि पहले से इम्यून सप्रेस कर रखा है, फिर ये कोरोना का इंजेक्शन लगवाएँगे, तो क्या मतलब उलट-फेर नहीं हो जाएगी एक तरीके से पूरे सिस्टम में?
देखिए, कोई भी एंटीबॉडी आपके किसी भी इम्यून सिस्टम को जैसे ये वैक्सीन की मैं एग्जांपल देके बताऊं कि जैसे ये कोविड का वैक्सीन लग रहा है आपको, तो ये कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, न कि दूसरे इन्फेक्शन को। न कि आप ये मत सोचिए कि अगर हमने कोविड का वैक्सीनेशन ले लिया तो आप ये जो एंटीबॉडी बनेगी वो पर्टिकुलर कोविड वायरस के अगेंस्ट में काम करेगी, न कि किसी दूसरे वायरस के अगेंस्ट में, क्योंकि हर वायरस का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब ये जो ये है डबल आरएनए वायरस है, और इसमें हम लोग कुछ वायरस होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस होते हैं। तो अगर ये वायरस पर्टिकुलर जैसे हमने पोलियो का वैक्सीन लगाया तो पोलियो के वायरस पे केवल अटैक करेगी, ना कि आपको किसी और अगर मान लीजिए पोलियो तो बचपन में सबको लगा होगा, अगर एक वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी एक वायरल डिजीज का वैक्सीन अगर हमारे शरीर में जाता है, अगर वो सभी वायरस से लड़ने लगे तो फिर पोलियो तो सबको लगा है, तो हमें दोबारा वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। तो बायोलॉजिक्स अगर इम्यून को लो कर रही है तो एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट करेगी कि आप क्योंकि उसी समय जब इम्यून आपका लो है तो ये जो वायरस है उसी समय तो ज्यादा अटैक करेगा, उस समय हमारे पास अगर एंटीबॉडी है तो हम लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कोई भी ये जो वैक्सीनेशन लग रही है केवल और केवल कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए लग रही है, तो हमें कोई भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो एस मरीज इंजेक्शन, कोरोना का वैक्सीन और बायोलॉजिक्स, इन तीनों के बीच की जो आशंकाएं थी वो आपने बहुत बेहतर तरीके से दूर कर दी है। अब मैं अपने जो दोनों एएस फाइटर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा बेहद संक्षेप में, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप डॉक्टर पांडे से पूछ लें। रंजीत जी। हेलो जी बताएं। हाँ जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्या इस बीमारी को हम स्टार्टिंग में मतलब बीमारी होने से पहले ही कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा ले सकते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो? देखिए अविनाश जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब और देने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो डिजीज ही है ये कुछ चीजें, कुछ जो गठिया, अगर मैं गठिया वर्ड यूज करूं तो गठिया कई तरह की होती हैं। एक बच्चों में गठिया होती है जो अर्ली प्रेजेंट होके आ जाती है, हमें पता लग जाता है कि ये बच्चों वाले गठिया है जी, उसका इलाज हम उस समय से चालू कर देते हैं। एक होता है एडल्ट वाली गठिया जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो क्या होती है, वो थोड़ा सा लेट प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, 40 साल के बाद फीमेल में प्रेजेंट हो जाती है, तो उसको भी हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। जब भी कोई यंग पेशेंट आता है, यंग मेल पर्टिकुलर, क्योंकि ये यंग मेल का डिजीज है, जब भी कोई यंग पेशेंट यानी कि वही एडल्ट एज वाला ग्रुप है, अगर 16 से लेके 22 तक के उम्र में अगर कोई यंग पेशेंट आता है, ऑफकोर्स अगर उस समय पहला प्रेजेंटेशन पे, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंटली पेन होता है लोअर बैक साइड में, एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ होता है, आप इंडिकेट करते हुए आते हो कि यहाँ दर्द होता है जी, ना आपको ट्रॉमा हुआ है, ना आपको कोई भी गिरे हैं, ना कहीं भी ऐसी कोई बात हुई है। हाँ, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर मान लीजिए है, तब तो हमें उसी समय पता लग जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री अगर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या किसी भी गठिया की हुई है, तो हम लोग एक बार एज ए क्लिनिशियन हम लोग ये शक कर लेते हैं, या फिर हम लोग उस दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी की फैमिली हिस्ट्री ही नहीं है गठिया की, और वो यंग पेशेंट है, पर्टिकुलर पेन लेके आ रहा है, तो उसको हम लोग वॉच करना, उसी दिन से फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं। और वो एक से 1.5 महीने में अगर वो ठीक नहीं होता तो एक जांच आती है, सबको पता है, HLA-B27 अगर पॉजिटिव आ जाता है। कई लोगों में ऐसा होता है कि वो निगेटिव होते हुए भी सिम्टम सब कुछ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं, तो उसको हम लोग सीरो निगेटिव एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, फिर भी इलाज वही चलना है। तो अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं अगर वो प्रेजेंटेशन जल्दी हो जाए, यानी कि अगर वो डॉक्टर के पास पहले पहुंच जाए जी। तो ऑफकोर्स हम लोग क्रिपल होने से, डिफॉर्मिटी डेवलप होने से बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरा एक सवाल था, हाँ, सवाल था। हाँ जरूर। सॉरी, मेरा उसमें माइक म्यूट हो गया था, इसलिए पूछ नहीं पाया। जी जरूर। डॉक्टर अरुण, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी दी, खास करके वैक्सीन के बारे में तो बहुत जानकारी मिली। मुझे बस ये जानना था, मुझे 4 साल हो गए सर, और संयोग से आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जानकारी बहुत जल्दी मिल गई, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। मैं बराबर
हर 3 महीने में रेमेटोलॉजिस्ट से दिखाता हूँ। एक ही मेडिसिन चल रहा है सल्फासिलाजिन, वो मैं बराबर खाता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, क्या बायोलॉजिस्ट सबको ही लगवाना पड़ता है कि अगर मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ तो शायद वो स्थिति कभी ना आए, ऐसा होता है कि सबको ही लगाना पड़ता है अंततः? मेरा ये सवाल है। जी, 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 अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको देख के उम्र का अंदाजा लगा सकता हूँ कि लगभग अर्ली 32 के आसपास की उम्र होगी आपकी। 35। और अगर जी हाँ, वही मैंने कहा 30-35 के आसपास की उम्र है आपको, और लगभग 4 साल पहले डिटेक्ट हुआ है, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि 30 साल की उम्र में आपको डिटेक्ट हुआ है, तो 35 साल की उम्र में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, एक्टिव हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जो भी आपको आपका रिमेटोलॉजिस्ट बता रहा है वो फॉलो कर रहे हो, तो 35 में प्रेजेंट होकर आप सब कुछ मैनेज करने के बाद, क्योंकि देखिए आप जितनी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बनाए रहेंगे उतना आपको सब कुछ पता है, ये तो चीजें आपको पता ही है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमें मेंटेन करनी है, हमें स्टिफ होने से बचाना है अपनी ज्वाइंट। ये मेन कारण है, यही मेन हमारा मोटो भी होता है दवाई भी देने का, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये, इन्फ्लेमेशन होता है, फिर स्टिफनेस होती है, आप सब कुछ ये डिजीज का प्रोसेस आपको पता है। तो 4 साल से प्रेजेंट हुआ है और आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी भी तो आपको बहुत लेट स्टेज, मतलब आपकी उम्र प्रोडक्टिविटी वाली उम्र लगभग आपकी बीत गई रहेगी, और उस समय मुझे लगता है कि उस समय हो सकता है कि, क्योंकि यंग एज में अगर आप ट्रिपल हो जाते हो, डिफॉर्म हो जाते हो, तब आपको बायोलॉजिस्ट पे शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्योंकि आप डेमाडी पे अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, आप रेगुलर रिमेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जैसा कि मैंने अभी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताया था आपके परिचय को देते हुए कि आप न केवल डॉक्टर हैं बल्कि एक कवि भी हैं और देश के जाने माने कवियों में से एक हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। हालांकि ये एक बीमारी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूँगा, और शायद हो सकता है या होगा भी, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ओजस्वी कविता है वो हमारे एड्स से जो जुड़े मरीज हैं, जो हमारे फाइटर्स हैं, उनको हो सकता है इस बीमारी से मतलब लड़ने की एक ताकत प्रदान करे। तो इस उम्मीद के साथ मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कविता संग्रह में से एक कोई ऐसी कविता सुनाएं जिससे जो हमारी जो जो एड्स जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, उनके मन को थोड़ा आराम मिले, थोड़ा सुकून पहुंचे। ये भी एक बहुत अच्छा संयोगी है कि एक डॉक्टर के सलाह के साथ साथ अब कविता की तरफ से अचानक से मुड़ेगा, क्योंकि 130 डिग्री का कोण है ये दोनों, डॉक्टरी जी सलाह और कविता दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टरी के साथ साथ कविता भी हीलिंग का काम करती जरूर है, ये मेरा बिल्कुल मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो बिल्कुल। काम शायद तलवार न कर पाए वो कलम करती है, जो जी जो छुरी चाकू न कर पाती है वो कलम करती है। और कई ऐसे साइंटिफिक रिसर्च भी हैं कि कई पेशेंट म्यूजिक सुनकर भी अच्छा महसूस किए हैं। आईसीयू जी में पेशेंट वेंटिलेटर पे रहा है, अगर उसको म्यूजिक सुनाया गया तो उसके वाइब्रेशन हुए हैं। तो ये सब कुछ माना गया है और साइंटिफिक रीजन है, तो इसलिए मुझे कविता के क्षेत्र में मुझे लगा कि अगर माँ सरस्वती ने कुछ लिखने के लिए हुनर दिया है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, और आप जैसे शुभचिंतकों का साथ मिला तो ये कारवा बढ़ता चला गया, और आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है कविता के क्षेत्र में, और आप सबकी दुआएं बस रहेगी। तो मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, एक छंद सुनाता हूँ कि बिल्कुल देखिए ये जो डिजीज है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये धीरज धरने की डिजीज है। आपकी आपकी हर घड़ी हर पल आपकी परीक्षा लेता है ये भी, बिल्कुल सर। जब भी। और ये सोचिए ये कैसा डिजीज है, ये मतलब ऐसी ऐसी बीमारी है कि जहां पे ही आप लो फील करेंगे वहीं पे ये दुगना गति से आपको प्रहार कर देगा। जी जहां आपको लगेगा कि चलो ये आलस कर लेते हैं, जैसे रंजीत जी बताया कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिस दिन ये एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे उसके अगले दिन दुगने दुगने गति से पेन होगा इन। तो जी ये आपको धीरज धरना सिखाती है, ये आपको ये दिखाती है कि आप ही को क्यों हुआ, क्योंकि यू आर स्पेशल, आप लड़ सकते थे इसलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप पे अटैक किया, इसलिए नहीं। एरू गरू नत्था के रूप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता ही नहीं है, मैंने फिर बताया यंग एज में होता है, उसको भी पता है कि अटैक लड़े किससे। तो रावण जब जब युद्ध कर रहा था जी तो उसके जो मंत्री थे बताए उसको कि आपको पता है कि आप किससे युद्ध लड़ रहे हो, कह रहा अरे मैं रावण हूं, मैं वो रावण हूं जिसको युद्ध लड़ने के लिए राम जैसे शत्रु को सामने आना पड़ा। जी तो आप वो हैं, आप वो राम है को रावण को हराने की युद्ध कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राम जी से आप लोग धीरज सीखें, और जी उनपे मैं 4 पंक्तियां, आप राम जी के चरित्र को मैं आप देखिएगा
क्योंकि जी। उनके उनके जैसा धीरज धारण करने वाला कोई ब्रह्मांड में आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मैं सुनाता हूँ कि जी। राम से ले सीख धीर, विधे होंगे तीर कई, और वाह! विगत का भूले पीर, आस तो जगाई। क्या बात है! क्योंकि सब कुछ आस और विश्वास के साथ ही है। धैर्य अगर है, आस है और विश्वास है, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। कि राम से ले सीख धीर, होंगे विधे कई तीर, विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। और 14 बरस बाद कटा जाने वनवास, योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए। कि वाह! वरद प्रदेश या जिस देश में रहते हैं, सोचिए कितना ये देश बड़ा है और कितने लोगों का, कितनी विभूतियां इस देश में पैदा हुई है। कि वरद प्रदेश यह, राम जी का देश यह, कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए। कि कितनी भी विपदा हो नित मुस्काइए, और नए साल मेले ठान, देंगे दिन हित प्राण, न्याय नीति धार कर राम राज्य लाइए। वाह, 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 वाह! क्या बात है, क्या बात है! बहुत बहुत आभार। क्या बात है डॉक्टर बहुत साहब, बहुत आभार। आपने बहुत ही ओजस्वी कविता सुनाई है और आपने एक तुलना जो की है इस बीमारी की रावण और राम से, उनके युद्ध से, ये बहुत इत्तेफाक रखता हूँ मैं इस चीज़ से। ये वाक़ई एक बहुत हाँ, धैर्य से मतलब जंग लड़ने वाली ये चीज़ है इस बीमारी के साथ। अगर आप मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस बीमारी को बीमारी से डील कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ और मैंने अपने आप पे इस चीज़ को आज़मा के देखा है कि जिस कार्य क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें अगर धैर्य नहीं रखता, अगर अपने आप को सँभाल के नहीं रखता, अपनी मानसिक शक्तियों को अगर एक जगह इकट्ठा नहीं करता, तो जी। आज आज जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता। तो ये आपने जो हम्म। उदाहरण दिया है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। तो दोस्तों, मुझे बड़ी पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो वैक्सीन है और जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े मरीज़ हैं, उनके बीच मतलब क्या वो वैक्सीन उनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कोरोना के काल में आपको किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? किस तरह से रहना चाहिए? काफ़ी हद तक आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में इस कार्यक्रम के ज़रिए हम सफल हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बहुत जल्दी आपके साथ आपके पास मैं इसी तरीके का उपयोगी जानकारी परक नया एपिसोड लेकर आऊँगा। आपसे एक निवेदन है जाते-जाते कि कृपया हमारे काश इंडिया के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो दूर के इलाके में रह रहे लोग हैं, जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, वो अपनी पीड़ा से परेशान हैं। मुझे ऐसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं और जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी बात सुनता हूँ। जो जानकारी मेरे पास है, वो जानकारी उनको देने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को शेयर करके कम से कम उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। बहुत। धन्यवाद।